हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, हमने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है और परसेंट बाय मास, पीपीएम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो चलो आज आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मोलेलिटी क्या होता है। मोलेलिटी क्या होता है, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, मोलेलिटी। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हो। तो चलो इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। यही सबसे अलग है, अभी तक जितने भी हमने पढ़े, ग्रुप ए ग्रुप बी जो भी पढ़े, सबसे अलग यही है। देखो इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, moles of solute means solute के moles in per kg weight of solvent, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक हम लोग जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे वहां पे ये सॉल्यूशन आता था। ये पहला है जिसमें यहां पे क्या आ रहा है? सॉल्वेंट आ रहा है। मींस इसके कहने का मतलब है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी वेट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मोलेलिटी। क्या बोलते हैं? मोलेलिटी। तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मोलेलिटी इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूट। हम लोग मोलेलिटी की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये किस में होगा? केजी में। नंबर सॉरी मोल्स मोल है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट इन किसमें? केजी में। तो ये आपको क्या देगा? ये देगा मोलेलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसको और रिप्रेजेंट कर लें, m इज इक्वल टू मोल्स, मीन्स इसको हम लोग लिखेंगे n अपॉन w के जी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर यहां पे मोल्स निकालना है तो क्या पढ़ते थे? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वेट इन केजी। किसका वेट? सॉल्वेंट का। फिर अगर इसी को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? वेट अपॉन मोलर मास इनटू वेट इन ग्राम इनटू 1000। केजी को आपने क्या किया? ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो अब वो क्या हो गया? ग्राम में हो गया। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया मोलेलिटी। ये क्या हो गया? मोलेलिटी। ठीक है, चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन यही कर लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट हम समझ जाएं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इफ 28% ऑफ W by W, 28% ऑफ W by W ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कितना परसेंट W by W? 28% ऑफ KOH is given, then find molality। अब देखो यहां पे एक ही चीज दी गई है, 28% W by W ऑफ KOH, ये गिवन है। तो कहता है इसकी मोलेलिटी आप फाइंड करके बताओ। तो देखो, चलो देखो, मोलेलिटी अभी हमने पढ़ी। मोलेलिटी क्या होती है? मोलेलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो चलो
देखो परसेंट W/W दिया है, ठीक है, इसका मतलब है 28% में 28% क्या हो गया, KOH हो गया, तो बाकी 72% क्या बचा, जो हमारा सॉल्वेंट होगा, वेट बाय वेट दिया हुआ है, इसका मतलब होगा 28% अगर हमारा सॉल्यूट है तो 72% क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो अब देखो गिवन मास, अब हम क्या करते हैं, ऊपर निकालते हैं मोल्स, तो इसका हो गया गिवन मास मींस 28 अपॉन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का मोलर मास कितना होता है 56, तो ये हो गया 56, ये हो गया मोल्स, ठीक, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 72, अब ये किसमें है 72%, ये 28 ग्राम है, ये 72 ग्राम है, इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में, केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 72 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जो आएगा ये आएगा 1000 अपॉन 144 मोलल, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसकी मोलैलिटी आ गई, क्या आ गई बेटा, मोलैलिटी, ठीक है, समझ में आया। तो मोलैलिटी क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। ओके, चलो नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं क्या कि रिलेशन क्या कोई है क्या मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में। अगर कोई रिलेशन है तो उसको हम लोग यहां पे देखते हैं। रिलेशन देखने से पहले क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से ही रिलेशन अभी हम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से आप करोगे तो ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। जैसे अगर हम फॉर्मूला लिखा दें तो फॉर्मूला याद करना उतना आसान नहीं होता है जितना कि आप क्वेश्चन से उस फॉर्मूले को अगर ड्राइव कर लेते हो। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक सॉल्यूशन आपने बनाया बाई ग्लूकोज और वाटर मिला के एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया, इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.2। आपको दिया गया है क्या कि जो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन था वो 0.2 दिया हुआ है और मोलैलिटी आपसे पूछ रही है। इसका मतलब अब मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन देखिए हम यहां इसी क्वेश्चन से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखो क्या दिया है, पहले उसको उस पर कंसंट्रेट करते हैं। क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये क्या दिया गया है 0.2। अब देखो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, पहले वो बात करते हैं। जो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का है ये होता क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या बताया था, मोल्स ऑफ, जिसका भी निकालना है मोल्स मतलब ग्लूकोज का मोल्स अपॉन टोटल मोल, ठीक, यही बताया था। अब ये क्या दिया गया है 0.2। अब नीचे देखो कुछ नहीं दिया गया, तो इसको 1 ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, इसमें तो कोई हर्ज है नहीं। तो अब देखो इसका मतलब है कि अगर हमने लेट टोटल मोल्स अगर हमने मान लिया 1, देन मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है भाई 0.2। अगर टोटल मोल 1 लिया है तो ग्लूकोज का मोल क्या है 0.2। अब टोटल मोल में क्या क्या होता है, जो टोटल मोल होता है वो क्या होता है N, आपका यहां ग्लूकोज, यहां पे 2 चीजें हैं प्लस N, दूसरा क्या है वाटर। तो क्या यहां से वाटर का मोल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का मोल कितना हो गया भाई 1 - 0.2 इज इक्वल टू 0.8। मीन्स वाटर के मोल हमें मिल गए, कितना मिल गया 0.8। अब मोल क्या होता था भाई, मोल होता था गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ वाटर निकालना है। तो W निकालोगे H2O का तो वो क्या हो जाएगा मोल्स 0.8 इंटू मोलर मास वाटर का कितना होता है H2O 2H 16 ऑक्सीजन तो 18, ठीक।
ये आ गया क्या हमको, ये हमें मिल गया वेट ऑफ H2O। किस में आएगा ये आएगा ग्राम में। अब जब हमें क्या निकालना है, मोलेलिटी। जब हम मोलेलिटी की बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solvent in kg। अब यहां पे सॉल्यूट तो ग्लूकोज था, सॉल्वेंट कौन था, वाटर था। इसका मतलब हमें सॉल्वेंट का वेट किस में चाहिए, केजी में चाहिए। तो ये तो ग्राम में आया, तो केजी में निकाल लो भाई। पहले आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना मिल गया भाई, 0.2 मिला। सॉल्वेंट का वेट देखो 0.8 इंटू 18, 0.8 इंटू 18 और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 टू दी पावर -3। ठीक, चलो ठीक भाई। अब इसको अगर सॉल्व कर लिया तो हमें क्या मिल गया, मोलेलिटी तो हमको मिल गई। क्या मिल गई बालक, मोलेलिटी तो हमको मिल गई। लेकिन हमने यहां क्या डिफाइन लिखा था, रिलेशन फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन और मोलेलिटी के बीच में। तो देखो कि कैसे अब ये हम लोग निकालेंगे। तो देखो इस 10 टू द पावर 3 को क्या करो, ऊपर ले जाओ, 0.2 इंटू 1000 अपॉन 0.8 इंटू 18। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखा, 0.2 इंटू 1000 लिखा अपॉन इस 0.8 को लिख लिया 1 माइनस 0.2 इंटू 18 लिखा। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि मोलेलिटी मोल फ्रैक्शन आपको ग्लूकोज का दिया था 0.2, हमसे मोलेलिटी पूछा था। अब देखो यहां पे क्या है, 0.2 ही तो बस दिया आया फॉर्मूले में ना। अब देखो हमने मोलेलिटी को जो नया फॉर्मूला डिफाइन किया वो क्या डिफाइन किया, देखो यहां मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ठीक है, देखना हमने बोला कि जो हमारी मोलेलिटी होगी, हमने क्या बोला कि जो हमारी मोलेलिटी होगी, अब देखो ऊपर क्या 0.2 क्या था, एक्स ए बना दिया। ए मतलब सॉल्यूट इनटू 1000 है, लिखा ऐसे लिखे रखा। ठीक है, फिर 1 माइनस नीचे क्या है 0.2, वो भी तो एक से ही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू अब वो 18 क्या है, वो 18 है मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का। मतलब इसको लिख दिया MB। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना, ये हमारा जो फॉर्मूला बना, यही एक रिलेशन है जिसमें हमारा A क्या है, A है हमारा सॉल्यूट और B क्या है, सॉल्वेंट है। A हमारा है सॉल्यूट और B हमारा है सॉल्वेंट। और हमने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया कि मोलेलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू 100 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू मोलर मास ऑफ B। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इसको हम शॉर्टकट तरीके से अब जैसे चाहे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका ये था, इसी क्वेश्चन से हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो अब हमें या तो ये स्टेप याद रखो या सीधे यह फॉर्मूला याद कर सकते हो तो याद कर लो, कुछ नहीं है फॉर्मूले में। मोलेलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आया समझ में? चलो, तो अब इसको आपको याद रखना है। तो अभी हम लोग ग्रुप बी पढ़ रहे हैं और ये मोलेलिटी हो गई। अब एक और पढ़ना है ppm W/W। तो ये हमारा लास्ट होगा, तो तब यहीं पे हमारा ये कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे, ये खत्म हो जाएंगे।
ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। इसको इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ढेर सारे स्टार लगा लो, इसको आप रट लो, जैसे चाहे वैसे, टाइम बहुत बचाएगा ये। ठीक है, ओके, नोट करे हो। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा अगला है पीपीएम वेट बाय वेट। अब देखो इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो आप पढ़ते चले आ रहे हो। पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर परसेंट वेट बाय वेट था तो हम लोग क्या करते थे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन के ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू क्या करते थे, 100 करते थे जब परसेंट होता था। अब यहां क्या है, पर मिलियन है, तो इसका मतलब पीपीएम W बाई डब्लू, ये क्या हो जाएगा, पीपीएम W बाई डब्लू निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें, ग्राम में, और यहां पार्ट्स पर मिलियन है, इसलिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया परसेंट पीपीएम W बाई डब्लू। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, और बस इसको ये आपको याद रखना है। परसेंट W बाई डब्लू याद है तो परसेंट पीपीएम W बाई डब्लू भी आप याद कर लोगे, क्योंकि यहां पे बस खाली एक डिफरेंस है, इनटू 100 की बजाय 10⁶ करना है। ठीक है, तो चलो अब देखो, अब हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन हमसे कैसे कैसे पूछ सकता है, इस पे बात करते हैं। देखो, अगर हमको मोल पता है तो मोल से हम लोग क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देखो, मोल से 3 टाइप से चीजें आती हैं। मोल दिया हो, आपसे क्या करेगा, क्वांटिटी पूछेगा, क्वांटिटी, या तो मास पूछेगा, या तो लास्ट में क्या पूछेगा कि वॉल्यूम पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम जब भी होगा तो गैसीय सिस्टम का होगा, और वो क्या होगा, जब भी पूछेगा तो एसटीपी भी पूछेगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन टेम्परेचर होता है, और प्रेशर कितना होता है, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये स्टैंडर्ड है। तो वॉल्यूम जब भी पूछेगा तो वो गैसीय सिस्टम का होगा, और वो एसटीपी पे ही पूछेगा। ठीक, चलो अब देखो, अगर हमसे क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो वहां पे क्या होता है, देखो 1 मोल जो होता है, 1 मोल जो होता है ये किसके बराबर होता है, Na के बराबर होता है। मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या क्वांटिटी के बराबर होता है। ठीक, ये जब क्वांटिटी के केस में हुआ, तो जब हम लोग मास के बारे में बात करते हैं तो जो 1 मोल होता है ये क्या होता है, ये एटॉमिक मास के बराबर होता है। एटॉमिक मास या मोलर मास के बराबर होगा, मोलर मास के बराबर होगा। जब हम लोग इधर आएंगे, वॉल्यूम पे आएंगे, तो यहां पे जो 1 मोल होता है, यहां पे 1 मोल जो होता है ये किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है, या 22,400 मिलीलीटर के बराबर होता है। 22,400 ml या 22.4 लीटर के बराबर होता है। अब देखिए, तो हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। देखो, यहां से जो मोल आया ये क्या है, क्वांटिटी अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 बराबर
1 मोल किसके बराबर है? इतने के बराबर है। जब हम यहां आते हैं तो 1 मोल किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास के बराबर होगा। मास कहिए या वेट कहिए, दोनों एक ही चीज है। केमिस्ट्री में मास और वेट का मतलब एक ही चीज होता है। तो यहां पे मोल मास अपॉन मोलर मास के बराबर हुआ, और यहां पे जो मोल हुआ ये क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। तो ये हमें क्या मिल गया? अब यहां से देखो, हम सबको कंबाइन कर देते हैं। तो यहां से जो मोल आया, ये क्वांटिटी को Q से रिप्रेजेंट किया, Q अपॉन Na कर दिया। यही किसके इक्वल होगा? मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास के। और यही मोल किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4। तो ये देखो एक रिलेशन मिल गया। अब हमें अगर किसी में भी कन्वर्जन करना हो तो हम आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है? अगर क्वांटिटी से मास निकालना हो, मास से वॉल्यूम निकालना हो, तो अब हमें ये रिलेशन पता चल गया। तो अब हम यहां से कोई भी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 2 चीज गिवन है, तीसरी चीज निकालने को कहे तो हम ये रिलेशन याद रखेंगे और इससे हम लोग सारे चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप लोग, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब यहां पे एक क्वेश्चन देखा जाए तो जो अभी अब प्रीवियस में अभी जस्ट पढ़े हो उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 12.044 इंटू 10⁻20 पार्टिकल्स ऑफ CO2 गैस इज गिवन। CO2 गैस के इतने पार्टिकल्स हमें गिवन है। तो कहता है फाइंड मोल बताइए, मास बताइए एंड वॉल्यूम एट एसटीपी बताइए। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मोल निकालना है और वो पार्टिकल्स दिया गया है, मतलब क्वांटिटी दी गई है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? मोल्स इज इक्वल टू Q बाई 6.023 इंटू 10⁻23, यही पढ़ा था। तो अब देखो यहाँ क्वांटिटी कितनी दी गई है? 12.044 इंटू 10⁻20 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ 2 to 23 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब देखो ये 2 टाइम्स गया, 2 इंटू 10⁻³ तो अब ये क्या हो गया? ये मोल आया ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको अगर हम बोल देते हैं, ये लिख लेते हैं 2 मिलीमोल। क्या? 2 मिलीमोल। 10⁻³ क्या बोलते हैं? मिली बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी कंफ्यूजन होती है, मिली, डेसी, सेंटी, डेका, ये सब क्या होता है। तो मिली मतलब 10⁻³ तो ये क्या हो गया? मिलीमोल हो गया हमारा। ये हमने क्या निकाल लिया? मोल निकाल लिया। अब देखो दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या कहता है कि बताओ भाई मास क्या है, वेट क्या है। तो अब देखो अभी हमने प्रीवियस में इसका फॉर्मूला पढ़ा कि मोल ही किसके बराबर होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास के, यही पढ़ा ना। तो अब यहां से बताओ कि अगर हमें मास ऑफ CO2 गैस निकालनी है तो क्या करोगे? W इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास। अब बताओ मोल कितने? 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ इंटू CO2 का मोलर मास बताओ भाई
CO2, C का 12, O का 32, 32 प्लस 12 44। तो ये कितना मिल गया 88 इंटू 10 टू द पावर -3। मास निकाला ना, तो ये किस में आया, ये आया आपका 10 टू द पावर -3। इसको कहेंगे ग्राम में था ये, तो इसको आप ये भी कह सकते हो 88 मिलीग्राम। मिलीग्राम मतलब 10 टू दी पावर -3। ठीक है, चलो आ जाओ अब तीसरे पे चलते हैं। कहता है कि वॉल्यूम बताइए एसटीपी पे। तो हमने फिर से पढ़ा था कि मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, यही पढ़ा था। तो यहां से हमको क्या मिल गया, वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू मोल्स इंटू 22.4। तो अब देखो मोल्स कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 22.4। इसको आप सॉल्व करो तो ये क्या मिल जाएगा 44.8 मिली लीटर ml, क्योंकि वॉल्यूम किस में आता है, लीटर में आता है, लेकिन यहां क्या है 10 टू द पावर -3, तो इसलिए इसको क्या कह देंगे मिलीलीटर। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस हो गई, ये याद रखना है आपको, ये याद है तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ गए, क्वेश्चन आपने समझा, अच्छे से समझा, नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर कमेंट करिएगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम आपको कुछ चीजें बताते हैं कि इसको आपको इनके मोलर मास जो होते हैं वो आपको याद रखने चाहिए। याद रखेंगे तो आपको क्या होगा, कैलकुलेशन में जो टाइम वेस्ट होता है वो आपका बच जाएगा। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके हमें मोलर मास याद रखने चाहिए। देखिए कौन कौन से हैं और आगे से आप इनका मोलर मास याद रखेंगे। जैसे पहला एसिटिक एसिड, फॉर्मूला याद है आपको, एसिटिक एसिड का क्या होता है CH3COOH। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। और इसका मास क्या होता है याद रखेंगे आज के बाद से 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम पर मोल। ऐसे आप निकाल भी सकते हो, 12 कार्बन का प्लस 3 15, 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 32 27, 37, 47, 57, 59 और 160, 60 ग्राम पर मोल। ये तो हो गया एसिटिक एसिड। अब इसका आप हमेशा याद रखोगे, ये फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनको आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, अब देखो दूसरा है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है NH2CONH2, NH2CONH2। अब आप इसका भी अगर आप निकालोगे मोलर मास तो आपको मिलेगा कितना 60 ग्राम पर मोल। इसका भी मोलर मास कितना निकलेगा 60 ग्राम पर मोल। फिर तीसरा याद रखने वाला कौन सा है भाई, तीसरा याद रखने वाला है सुक्रोज। सुक्रोज, इसी को क्या बोलते हैं सुगर। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C11H22O11, सॉरी C12 होता है, C12H22O11। ये किसका है सुक्रोज का। इसका मोलर मास क्या होता है याद रखना है आपको 342 ग्राम पर मोल। 342 ग्राम पर मोल। ये किसका हो गया, ये हो गया सुक्रोज का। अगला कौन सा है जिसको आपको याद रखना है, नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज।
ग्लूकोज का तो फॉर्मूला पता होगा, C6H12O6, और इसका मोलर मास कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। अब आपको आगे से इसको याद रखना है। अगला कौन सा लेते हैं हम लोग, अगला लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका तो फॉर्मूला आप सबको पता होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे डिनोट करते हैं, H2SO4। H2SO4, इसका मोलर मास कितना होता है भाई 98 ग्राम पर मोल। ये सब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, इसलिए इनको याद रखेंगे तो आपका अननेसेसरी जो टाइम आप वेस्ट करते हो वो बच जाएगा। नेक्स्ट और कौन याद रखना है हम लोग को, बेंजीन। क्या है बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। इसका मोलर मास कितना होता है 78 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, ठीक है। और कौन सा है भाई, और लिख लेते हैं, और है आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला HNO3। इसका आप निकाल सकते हो आसानी से, लेकिन हम लोग को क्या करना है, याद रखना है कितना होता है 63 ग्राम पर मोल। तो ये आपका नाइट्रिक एसिड हो गया। एक लास्ट और जो आपका NaCl सॉल्ट होता है, NaCl, Cl का 35.5, Na का 23, तो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। तो ये आप लोग को अब आगे से इतनी का कम से कम मोलर मास आपको पता रहेगा, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पक्का याद रखना पड़ेगा आपको, नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस जितना पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं 5 मिनट में जितना भी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा है सारे को रिवाइज कर लेते हैं, और देखो कितने शॉर्टकट तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे, जिससे आपका पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक। चलो पहला हम बात करते हैं, किसके लिए बात, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, परसेंट W/W, और क्या पढ़ा था W/V, और क्या पढ़ा था V/V, ठीक। अब इसको याद रखने के लिए क्या करना है, देखो इसको याद रखने के लिए परसेंट, इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे W/V ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, सॉल्यूट के हैं सारे, अपॉन W/V ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो वेट अपॉन वेट आएगा आपका परसेंट W/W, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, फिर अगले में आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फिर अगले में आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्या है परसेंट है इसलिए 100 कर दिया, ठीक। तो ये परसेंट W/W, परसेंट W/V और परसेंट V/V हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, अगला क्या था मोलेरिटी। इसको कैपिटल M से डिनोट करते थे हम लोग। मोलेरिटी को हम लोग क्या बोलते थे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स को क्या लिखते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा क्या होता था मोलेरिटी। आगे चलते हैं, तीसरा आगे क्या था, स्ट्रेंथ पे बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ इसको कैसे डिनोट करते थे, एस से। स्ट्रेंथ को कैसे डिनोट करते थे, एस से। फिर उसके बाद
स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ को एस डिनोट करते थे और एस इक्वल टू क्या होती थी, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और यहीं से एक हम लोगों ने बहुत अच्छा रिलेशन डिफाइन किया था, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास, डिफाइन किया था। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना भी हम लोग को। ठीक, अगला चलते हैं, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्या था हमारा, नॉर्मेलिटी। हम लोग के पास हमने सारे कंबाइन कर दिए हैं, अलग अलग नहीं बात करें ग्रुप की। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करते थे, कैपिटल एन से। ये क्या होता था, इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही था। इक्विवेलेंट को क्या बोलते थे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। फिर इक्विवेलेंट मास किसको बोलते थे, ये होता था इक्विवेलेंट मास। ये क्या होता था, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या, एन फैक्टर। इफेक्टिव मास क्या होता था, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और फिर हमने एन फैक्टर आपको निकालना बताया था, एन फैक्टर निकालना बताया था ना, कि अगर एसिड है तो H प्लस आयन कितना रिलीज कर रहा है, अगर बेस है तो कितना OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। फिर देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको एन फैक्टर्स याद रखने पड़ेंगे। किसके किसके याद रखने पड़ेंगे, जैसे H2SO4, इसका एन फैक्टर आपको याद रखना पड़ेगा। HCl, इसका याद रखना पड़ेगा। CH3 एसिडिक एसिड का याद रखना पड़ेगा, CH3COOH। और HNO3, इन सब के जो एन फैक्टर्स होते हैं, इसका 2 होता है, क्योंकि 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 हाइड्रोजन देगा, ये 1 हाइड्रोजन देगा, ये 1 हाइड्रोजन देगा। इसका इनका एन फैक्टर क्या हो गया, 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ के एन फैक्टर्स हमको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ठीक, एन फैक्टर निकालना मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद हमने पढ़ा था मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल m। और इसको पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये क्या है, सॉल्वेंट। हर जगह सॉल्यूशन नीचे आता था, एक लौता है जिसमें क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, मोलैलिटी। फिर इसके बाद अगला पढ़ा था हमने मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को क्या बोला था, जैसे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए का मोल अपॉन टोटल मोल, Na प्लस NB। अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी का मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। यहां से अगर एक का मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, तो एक लास्ट में हम लोग एक चीज और पढ़ी थी, फॉर्मेलिटी पढ़ी थी। इसका हम लोग रिवीजन एक बार और करेंगे जब हम लोग वोल्टा फैक्टर पढ़ेंगे। फॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी को F से डिफाइन किया था, और ये क्या था, गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास इनटू क्या था, वॉल्यूम इन लीटर। और यही फॉर्मूला मास किसके बराबर होता था, ऑब्जर्व्ड मास के। किसके बराबर होता था, ऑब्जर्व्ड मास के बराबर ये हमारा फॉर्मूला मास होता था। तो देखिए 5 मिनट में आपने सारा रिवीजन कर लिया, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स रिवाइज हो गए। क्या कोई इसमें डिफिकल्टी है, दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इसको करने के लिए आपको इसको अगर रिमाइंड करना है, अच्छे से इस पे ग्रिप आपकी बनानी है, तो आपको इस पे रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपको लगाने होंगे।
कुछ न्यूमेरिकल्स मैं लगवाऊंगा आपको अगली क्लास में, हमारे न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड होगा अगला क्लास, तो न्यूमेरिकल्स मैं लगवा दूंगा, लेकिन आपको खुद से भी न्यूमेरिकल लगाने हैं। और इसके लिए आप आरसी मुखर्जी की बुक प्रिफर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है और उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी मिलेंगे और अनसॉल्व मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए द बेस्ट बुक है। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। और तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कन्वर्जन सीखेंगे। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, जैसे अगर सेम ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे हमें डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं, मास से वॉल्यूम में जा रहे हैं, तो हमें वहां पे डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में आपको डेंसिटी गिवन होगा। अगर जहां पे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कन्वर्जन हो रहा है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से टेम्परेचर डिपेंडेंट में आप जा रहे हो, तो वहां पे डेंसिटी जरूर गिवन होगी और उस डेंसिटी से आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर विद इन ग्रुप आप हो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में ही अगर आप एक से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वहां पे डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, लगाओ ढेर सारे। मैं अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।